हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईबीएस की सीरीज़ हम शुरू कर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आप बताएंगे नहीं तो मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा। और लाइक भी ज़रूर करा करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सीरीज़ को हम आगे शुरू कर रहे हैं। तो कल हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है कि वेलफ्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलफ्रो को बनाया था। कह रहा है असीमोव ने बनाया था, रोनाल्ड रॉस ने बनाया था, यह कह रहा है जॉर्ज मेस्टल साहब ने बनाया था, या ऑप्शन डी है ग्रेगोर मेंडल साहब ने बनाया था। तो बताना है कि कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें आप लोग। कमेंट सेक्शन में आंसर करने से ये बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को कि आपको आंसर जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन किसने बनाया था, जॉर्ज मेस्टल साहब ने बनाया था। ठीक है, ये कब की घटना है, ये शायद 1902 की घटना है, मुझे याद नहीं है अभी, आप लोग कंफर्म कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये क्या है, अपने कुत्ते के साथ कहाँ जा रहे थे, एक जगह सैर पर जा रहे थे। जब ये लौट कर आए तो क्या हुआ, इनके पैरों में कुछ चिपका हुआ था। इन्होंने जाकर देखा तो उसमें कुछ ऐसा चिपका हुआ था जो हुकदार को चिपका हुआ था, जिससे उनको एक प्रेरणा मिली कि मुझे वेलफ्रो बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है। कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, जम्मू कश्मीर है। तो बताना है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, यानी कि यूनियन टेरिटरीज बताना है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो स्टेट है, स्टेट हमारी कितनी है, 28 स्टेट हैं, और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8 हैं। ठीक है, तो बताना है इसमें से कौन सा है। क्या पूछा था, भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ये सब क्या हैं, स्टेट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है भारत देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। कह रहा है उड़ीसा में है, असम में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है। तो आपको बताना है कि ये खान जो है एल्युमिनियम की किस जगह पर है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये लिपि आधारित होती है, कह रहा है 5 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 7 बिंदुओं पर आधारित होती है, या 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्या, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखें पूरा क्वेश्चन आ जाता है या नहीं आ जाता। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि प्याज की फसल उगाने के कई तरह के कार्य करने होते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वे विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। कह रहा है सबसे पहले हम क्या करते हैं, मृदा को खोदकर नरम बनाते हैं। कह रहा है या फिर प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटते हैं। यह कह रहा है सी, बीज बोते हैं, या खरपतवार हटाना, या प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो बताना है इनमें से कौन सा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग इसका आंसर क्या होगा। दूसरा, तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मृदा को खोद कर नरम बनाते हैं। तो पहले तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। फिर क्या करते हैं, खरपतवार हटाते हैं। और फिर क्या करते हैं, प्याज को उखाड़ कर निकालते हैं।
और फिर क्या करते हैं हम, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाते हैं। तो देख लो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ACDEB, ACDEB पहला ही ऑप्शन है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन 21 कहता है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। ये क्षेत्र स्थित है, कह रहे शिलोंग मेघालय में स्थित है, कह रहे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में, या लेह लद्दाख में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा आपका हमारा लेह लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? लेह लद्दाख हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख लेते हैं वो भी ऑप्शन को। ऑप्शन आ गया है, पढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन। कह रहा है नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटककर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। कह रहा है इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। कह रहा है चिंपैंजी है, लंगूर है, पांडा है या स्लॉथ है। तो कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है ये? स्लॉथ है। स्लॉथ क्या होता है? बहुत आलसी जानवर होता है। ये 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। ये अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 वृक्षों पर ही निवास करता है और उसी की पत्तियाँ खाता है। ठीक है, और ये इसे एक अच्छा तैराक भी बोलते हैं। ये क्या होता है? अच्छा तैराक भी होता है। ये हफ्ते में एक बार उतरता है और नहाता, ये तैरता भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कह रहा है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिससे देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं खड़े हैं, वे देश कौन सा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी KVS प्राइमरी में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, कह रहा है ऑप्शन क्या है? अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रिया है। तो ऑप्शन है आपका बी, अर्जेंटीना। हम अर्जेंटीना के उल्टे हैं, उल्टी साइड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 टीमों नहीं होगा बेटा, थीमो होगा यहाँ पे, 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। कह रहा है पौधे, यहाँ पे सब में कॉमा लगा, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, चीज़ें, जल, भोजन पदार्थ और यात्रा। ये ठीक नहीं होगा। तो बताना है इन सब में से 6 थीमों में से 4 को बताना जो ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। तो उत्तर हो जाएगा इसका, देखिए पौधे हमारा उपथीम के अंदर आता है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, परिवार, मित्र, जल, भोजन, आश्रय, यात्रा, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे। चीज़ें जो हम सोचते हैं होते हैं, ये तो है ऑप्शन। भोजन भी है, आवाज़ भी है, लेकिन पौधे उपथीम पे आ जाता है। चीज़ें, जल, भोजन पदार्थ, यात्रा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ठीक की जगह शायद कुछ और है, समझ नहीं आ रहा है अभी क्या है। एक शायद टाइपिंग में मिस्टेक है। फिलहाल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, आश्रय। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को 6 थीम है और 4 उप थीम है, इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अगर पिछली बार थीम आया होगा तो इस बार उप थीम आएगा, और अगर पिछली बार उप थीम आया था तो इस बार थीम में से क्वेश्चन आएगा। आप लोग सभी लोग इसको रट्टा मार लें। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। कह रहा है शिक्षार्थियों का पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? देखते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं सारे, नहीं आ जाते हैं। ऑप्शन तो नहीं आ पाएंगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षार्थियों का पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा तरीका क्या है, ये बताना है। ऑप्शन पे आते हैं।
पूरे ऑप्शन आ गए हैं, देखते हैं अब। कह रहा है एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। कह रहा है एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तर को इकट्ठा करना। कह रहे हैं बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, ए बी और सी, ए और डी, और ए बी और डी, ए सी और डी। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा है एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कह रहा है एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षार्थी से अपने काम का। अब देखिए जैसे कि बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं आता है तो हम वहाँ पर ऑप्शन कैसे देखेंगे। हमने देखा बी गलत है, बी देख लो, देखो बी इसमें है, ये गलत, बी इसमें है, ये गलत। अब ऑप्शन ए बचा और डी बचा, 2 बचा और 4 बचा। 2 ऑप्शन आपके सीधे वजह से कट गए। ठीक है, कह रहा है शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, ये भी ऑप्शन ठीक है। अब सी देख लो किसमें है, देखो सी इसमें तो है ही नहीं, तो बिना आंसर ढूंढे ही हम आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। कौन सा, ए, सी और डी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कह रहा है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। ऑप्शन ए कहता है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। कह रहा है ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। कह रहा है ईवीएस एक पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण। कह रहा है ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण। कह रहा है इनमें से ईवीएस के संदर्भ में एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो ये बताना है। सबसे पहले देखते हैं कि ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत का रूप है। भाई 2 सब्जेक्ट नहीं है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत रूप है, ये भी नहीं है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, ये भी नहीं है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे कॉमा है, और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन 27 कहता है, कह रहा है एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जाएगी। कह रहा है ईवीएस टीचर हैं आप और विद्यार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। सर्वेक्षण माने कि सर्वेक्षण करने जाना। तो इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विकसित की जा सकती है। कह रहा है कि परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन करना, कह रहा है रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल बताना, और पूर्वानुमान और रिपोर्टिंग कौशल करना। तो सुनते हैं ऑप्शन को अच्छे से। कह रहा है परिकल्पना करना। भैया परिकल्पना कैसे कर लेगा वो, सर्वेक्षण करने जाता है तो डाटा को नोट करता है, पूछता है, बातें करता है, सुनता है, कल्पना थोड़ी ना करता है कि वहाँ पे इतनी जनसंख्या होगी या इतनी जनसंख्या होगी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ये ऑप्शन कट गया। समालोचनात्मक सोच, भैया समालोचनात्मक चिंतन कोई करेगा, वो वहाँ पर क्या करने गया है, पता लगाने गया है ना, सर्वेक्षण करने गया है। तो सोच का तो वहाँ पर कोई मसला है ही नहीं, वो यहाँ पर सोच थोड़ी नहीं लगाएगा, वो तो डाटा को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे चिंतन तो कर ही कर रहा है। पूर्व अनुमान लगाना, रिपोर्टिंग कौशल, ये भी नहीं होगा। भाई वो रिकॉर्ड कर रहा है। देखो अभी मैंने बताया ना, सर्वेक्षण करने जाते हैं तो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अभिलेखन और सुनते हैं, और कौशल को ये करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। फिर से एक बार, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन देखते हैं। पूरा क्वेश्चन आता है नहीं आता, पूरा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, आप पहले क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि समीर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय
वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप एक शिक्षक हैं और कुछ विद्यार्थी जो प्राकृतिक आपदा से आपकी क्लास में या स्कूल में आए हैं तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। कह रहा है केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य करने देंगे। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या उन्हें अन्य विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 कहाँ गया? पूरे ऑप्शन आ गए हैं, अब एक एक करके देखते हैं। कह रहा है धैर्यवान हो जाएंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। ऑप्शन ठीक है ये, लेकिन आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि आप समायोजित तो हो जाएगा, लेकिन आप भी तो कुछ करेंगे ना टीचर होने के नाते, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। वैसे ऑप्शन पॉजिटिव है। केवल शब्द मैंने मना करा था, केवल आ जाए सीटेट में, सिर्फ आ जाए, परिभाषा आ जाए, व्याख्या आ जाए, रटना आ जाए, ये सब ऑप्शन क्या है? निगेटिव हैं। तो इस ऑप्शन को बिल्कुल आप काट देंगे ऐसे। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये कट गया, केवल के बाद ये कट गया। कह रहे उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है भाई कि विस्थापन में अलग करना होता है, उन्हें तथ्य के रूप में विस्थापन कर देंगे, है ना, अलग अलग नहीं करना है। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कहता है? क्वेश्चन 29 है, फरमान ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। ये क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। मतलब एक शिक्षक है जिसने अपने कक्षा में क्या कहा कि आप मानचित्र को खींचें। तो इससे क्या मतलब होता है? कह रहा पूर्व अनुमान और गणना कौशल, आंकड़ों के अभिलेखन में अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, या भूदृश्यों को खींचने का कौशल। तो उत्तर हो जाएगा अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति। मानचित्र से क्या होता है? हम बच्चों को बताते हैं कि अभी मैं आ रहा था तो राइट में मैं मुड़ा, फिर लेफ्ट में मुड़ा, फिर पूरब में मुड़ा, पश्चिम में मुड़ा, फिर मेरा स्कूल आ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होता है? सापेक्ष स्थिति और दूरी का भी हमें इल्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी पे चलते हैं, देखते हैं पूरे ऑप्शन आते हैं या नहीं आते। आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? कह रहे विद्यालय ज्ञान को बाह्य वातावरण से जोड़ना। कह रहे सुनिश्चित करने की अधिगम रटन विधियों से परे हो जाएं। कह रहे परीक्षा को आसान बनाना या पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि वे पाठ्यक्रम पुस्तक तक सीमित न रह सकें। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है? जो एनसीएफ के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। कह रहे विद्यालय ज्ञान को बाह्य वातावरण से जोड़ना, ये तो ऑप्शन ठीक है। कह रहे सुनिश्चित करने की अधिगम रटन विधियों से परे हो, बिल्कुल रटन से मुक्ति के लिए कहा गया है। कह रहा है पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि ये पाठ्य पुस्तक सीमित न रह सके, बिल्कुल पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रह सके, बाहरी वातावरण से जोड़ना है। कह रहा है परीक्षा को आसान बनाना, यही ऑप्शन गलत है। आसान नहीं बोला है मार्गदर्शन सिद्धांत में, लचीला बोला है। क्या बोला है? लचीला। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। और लाइक करना ना भूलें, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।